अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करना है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 9 के सॉल्यूशंस के टॉपिक में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स लिए। आज हमने देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कैलकुलेशन के बारे में कि किस तरह से एक सोल्यूट को सोल्वेंट में ऐड करके जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उस सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने की वजह से उस सोल्यूट के मोलर मास को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगी जैसे हमने लास्ट टाइम एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट की लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। सेम सारा होगी है, बस एक माइन्यूट सा फ़र्क आएगा और वो फ़र्क क्या होगा, इसका कांस्टेंट। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब होती है तो उसके लिए जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं उसे हमने के कहा था, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज अब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब होता है इसके लिए जब हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो के एफ कहलाता है और इस कांस्टेंट को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट के। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट के। सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आएगी बात की। आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि जब एक सोल्यूट हम ऐड करते हैं सोल्वेंट में तो उस सोल्वेंट का जो अपना एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सोल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर मज़ीद कम हो जाएगा और जब वेपर प्रेशर मज़ीद कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा मज़ीद कम हो जाएगा। मतलब उसे हमें और ठंडा टेम्परेचर करना पड़ेगा उस चीज़ को फ्रीज करने के। समझ लगी बात? ठीक हो गया। तो चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले बात के डेल्टा टी इसका जो होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि डेल्टा टी कैसे निकलता है। एक टेम्परेचर हमारे पास T1 है क्योंकि हमने बात की थी प्योर सोलवेंट का, जैसे सपोज वाटर है उसका टेम्परेचर T1 है और जब हमने सोल्यूशन बना लिया तो उस सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी मौजूद है। उस सोल्यूट की वजह से जो अब हमारे पास टेम्परेचर आया वो क्या आ गया, T2 आ गया, जैसे हमने लास्ट टाइम बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में बात की। ठीक है, अच्छा अब आपने बताया कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि लास्ट टाइम हमने देखा था डेल्टा टी इज इक्वल टू था T2 माइनस T1। तो क्यों था, जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था तो इसलिए T2 की वैल्यू ज़्यादा थी और आपको पता है जब माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि जब सोल्यूशन बनेगा तो टेम्परेचर क्या हो गया होगा, पहले से बढ़ गया कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिप्रेशन हुआ ना तो फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब अब T1 की वैल्यू ज़्यादा है, T2 की वैल्यू कम है। इट मीन जहाँ डेल्टा टी अब हमारे पास क्या आएगा, T1 माइनस T2, ये फर्क है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में वैल्यू क्या आती है, T2 माइनस T1, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन में हमारे पास डेल्टा टी क्या आएगा, T1 माइनस T2, बिकॉज T1 इज ग्रेटर वैल्यू एज कम्पेयर टू T2। समझ लगी बात? अच्छा, अब डेल्टा टी जो है ये हमें लास्ट टाइम पढ़ा था कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट और मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट को हम M2 से शो करते हैं। ठीक है, और ये जो डेल्टा टी है इसको हम उस बॉइलिंग पॉइंट वाले डेल्टा टी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको डेल्टा टी एफ लिख देते हैं ताकि पता लग जाए कि ये फ्रीजिंग पॉइंट के रेफरेंस से बात की जा रही है। समझ आएगी? डेल्टा टी एफ जो होगा ये क्योंकि डायरेक्ट साइन है, आपको पता डायरेक्ट साइन खत्म करेंगे इज इक्वल टू आएगा प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा और M2 एज सच आएगा और इस कांस्टेंट को हम के एफ का नाम देंगे। दिस के एफ, दिस कांस्टेंट विल बी नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम देंगे और इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर? और इस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताया था हर सोल्यूशन की फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है वैल्यू, हर सोल्यूशन अपनी स्पेसिफिक क्रायोस्कोपिक वैल्यू रखती है। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में सिंपली जैसे लास्ट टाइम किया था M2 मतलब मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट की वैल्यू को पुट करना है। आपको याद हो अगर तुमने लास्ट टाइम डेरिवेशन से निकाला था M2 जो था वो हमारे पास क्या आता है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वेट ऑफ द सॉल्वेंट पर 1000 यानी 1 kg 1000 ग्राम्स। ऐसे ही था ना, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आके ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 1000 W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय W1। दिस इज इक्वल टू द M2 मतलब मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट। इसके अंदर हमने बात की थी W2 का मतलब है गिवन मास या वेट ऑफ द सोल्यूट। M2 का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। W1 का मतलब क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक हो गया? क्लियर है? अच्छा, और M2 हमारा मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट। इस मोलैरिटी वाले फॉर्मूला को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो डेल्टा T की वैल्यू आएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू आ जाएगा KF मल्टीप्लाइड बाय 1000 W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। क्लियर? आपको पता है हमारा पर्पस यहाँ पर क्या है? हमने मोलर मास फाइंड करना है सोल्यूट का, तो कितने कौन सा सोल्यूट ऐड किया, उसका मोलर मास कितना है। तो यहाँ से हमें M2 निकालना, तो M2 इधर चला जाएगा, डेल्टा TF इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में फॉर्म आ जाएगी M2 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय 1000 W2 डिवाइडेड बाय ये डेल TF इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल TF मल्टीप्लाइड बाय। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से हम अपने सोल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए सेम सारा वही फॉर्मूला है जो कि हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में किया था, सिर्फ एक छोटा सा फर्क आया तो क्या वहाँ पर Kg था, यहाँ पर KF। समझ लगी बात? वहाँ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो ये आपसे शॉर्ट में ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एब्यूलोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोनों में क्या फ़र्क है? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? समझ आएगी सबको? तो ये था भी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से होती है, और इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन के जरिए हमने पता लगाया कि किस तरह हम अपने गिवन सोल्यूशन के अंदर मौजूद सोल्यूट के मोलर मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मोलर मास को आइडेंटिफाई करने का फ़ायदा क्या है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर हमें अननोन हो सोल्यूट कि हमारे सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूट मौजूद है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम पता लगा सकते, जो भी हमारे पास आंसर आएगा मोलर मास का, तो पता लग जाएगा कि ये फ़िलहाल सोल्यूट इसके अंदर मौजूद है। ठीक है? तो हम अपने सोल्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ये था भी आज का हमारा लेक्चर। किसी तरह का किसी पॉइंट पर इशू हो तो डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए